हेलो गाइस, सो मेरा नाम इजान खान है। Currently I'm studying in IIT Patna. So let me give you my introduction. Currently I'm studying in IIT Patna, and I'm pursuing my civil and environmental engineering degree, and I'm in my sophomore year. Right? So start करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, so an electron and a proton are moving under the influence of mutual forces. Okay, electron and proton are moving under the influence of mutual forces. Okay, तो ये इंटरनल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब इंटरनल फोर्स की वजह से ये मूव कर रहा है। ये हम लोग का सिस्टम है, सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्सेस है, mutual forces. In calculating the change in kinetic energy of the system during motion, one ignores the magnetic force of one on another. This is because the two magnetic forces are equal and opposite, so produce no net effect. गलत, this is wrong. First option is wrong. Oops. तो ये पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा वाला ऑप्शन, the magnetic forces do not work on each particle. इस ऑप्शन को आप अभी छोड़िए, नेक्स्ट ऑप्शन कहते हैं the magnetic forces do equal and opposite but non-zero work on each particle. Do equal and opposite work on each particle. इसकी वजह से हम लोग उसे इग्नोर नहीं करते हैं, ये भी गलत है। The magnetic forces are necessarily negligible, ये तो बिल्कुल ही गलत है। So इसका सही आंसर है magnetic forces do not work on each particle. ठीक है, do no work on each particle. बेसिकली होता क्या है, आपके पास एक ये जैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और उधर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो बेसिकली फोर्स दोनों पे लग रहा है। आप सिस्टम, इसको क्लोज सिस्टम की तरह समझिए, फोर्स दोनों पे लग रहा है लेकिन ये इंटरनल फोर्स है। ठीक है, तो वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो जब भी हम लोग सिस्टम के अंदर देखेंगे। तुमको इसका एग्जांपल दूं तो जैसे तुम कार में बैठे हो और कार के अंदर तुम सोच रहे हो तुम सीट को पुश कर दो, सामने वाली सीट को, तो उससे तुम अपनी कार की वेलोसिटी बढ़ाना चाह रहे हो या डिस्प्लेसमेंट कराना चाह रहे हो अपनी कार का, कार के अंदर बैठ के। तो क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है, कार एक सिस्टम है, कार के अंदर आप इंटरनल फोर्स लगा रहे हो, तो इंटरनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से जितना भी हो उसकी वजह से वर्क नेट जो आपके सिस्टम पे हो रहा होगा वो जीरो होगा। सो इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्सेस डू नो वर्क ऑन ईच पार्टिकल। वर्क हो ही नहीं रहा है इंटरनल फोर्स होने की वजह से। व्हाट माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, a proton is kept at rest. A positively charged particle is released from rest at a distance d in its field. ओके, तो एक प्रोटॉन है रेस्ट पे और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल is released from rest at a distance d in its field. Consider two experiments, one in which the charged particle is also a proton and another a positron in the same time t. Work done in the two moving charged particle is, तो देखो एक प्रोटॉन, ये मेरे पास प्रोटॉन है, ओके, और इसकी विसिनिटी में, इसकी फील्ड में एक और यहाँ पे पार्टिकल रखता हूँ मैं। ठीक है, तो दो केस हैं। केस नंबर 1 में मेरे को ये चीज दी गई है, एक और प्रोटॉन। केस 1 बनाता हूँ, इसको कहता हूँ केस 1। केस 1 में ये भी एक प्रोटॉन है, ये डिस्टेंस है डी। केस 2 में ये पॉजिट्रॉन है। ओके, केस में ये पॉजिट्रॉन है, केस 2 ये पॉजिट्रॉन है और तब इसकी डिस्टेंस है डी। तो अब ये हम लोग से कह रहे हैं कि द वर्क डन ऑन द क्वेश्चन, the work done on the two moving charged particle is same as the same force law is involved in the two experiments. तो बेसिकली पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन होता क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपका प्रोटॉन है उस पे तो चार्ज सेम ही है, क्यू क्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डिस्टेंस भी दोनों की सेम है, इस पे भी चार्ज सेम है। तो आपको बेसिकली जानना क्या होगा कि इन दोनों का मास कितना है। तो मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है
वो ग्रेटर देन होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात प्रोटॉन के केस में हम लोग को ये पता है। और सेम तरह से मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो ग्रेटर देन होता है मास ऑफ पॉजिट्रॉन के। तो ये दो चीजें हम लोग को पता है। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया है कि किसके बारे में बात हो रही है, वर्क डन ऑन द टू मूविंग चार्ज पार्टिकल इज सेम एज द सेम फोर्स लॉ इज इन्वॉल्व इन द टू एक्सपेरिमेंट्स। तो ये तो गलत है बिल्कुल। ठीक है, same for the case of positron as the positron moves away more rapidly than the force। गलत। ठीक है, more for the case of a positron as the positron moves away a larger distance। ठीक है, same as the work done by charged particle on the stationary। ये भी गलत है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि फोर्स जब तुमने निकाला, क्योंकि इस पे भी इतना ही चार्ज है, इस पे भी इतना ही चार्ज है पी। पहली बात, फोर्स तो दोनों पे इक्वल लग रहा है। ठीक है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक बात है मेरी। तुमने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है, उसकी वजह से आपको पता है कि एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, तो फोर्स अपॉन मास होता है एक्सेलरेशन। राइट, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। उसको आप यहाँ पे पुट करोगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा, इसका मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा। मास डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब हुआ कि वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहाँ से हम लोग को पता चला कि मास ऑफ पॉजिट्रॉन क्योंकि हम लोगों का कम है, इसलिए वो ज्यादा उसमें वर्क हो रहा होगा। एज द पॉजिट्रॉन मूव्स अवे अ लार्जर डिस्टेंस। इसका ये करेक्ट आंसर था। तो इसमें मिसकंसेप्शन देखता हूँ, अगर कोई बन सकता है तो सेम इज द फोर्स लॉ। सेम फोर्स है मानता हूँ, लेकिन वर्क सेम नहीं है, ये बात तो समझ आ रही है। लेस फॉर द केस ऑफ पॉजिट्रॉन एज द पॉजिट्रॉन मूव्स अवे मोर रैपिडली इस पे गलत था। ठीक है, रैपिडली मूव करता है उससे मतलब नहीं है, मतलब ये कि कितना दूर मूव करता है, ये बस समझ है। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। सो लेट्स डू द थर्ड वन। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये इसको लिखता हूँ। सो a man squatting on the ground gets straight up and stand. The force of reaction of ground on the man during this process is, okay, थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का, a man squatting on the ground gets straight up and stand। राइट, सो ये अगर मेरा मैन है, ठीक है, स्क्वाट कर रहा है, इसके पास वेट है और ये स्क्वाट कर रहा है, तो इस केस में get straight up and stand. The force of reaction of ground on the man during the process is constant and equal to mg in magnitude। देखो, इसको पहले इमेजिन करो, कोई इंसान अगर स्क्वाट कर रहा है, उसके कंधे पे वेट है, पहले वो एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ। ओके, शुरू में वो वेट को नीचे आने दे रहा है। अगर वो वेट को नीचे आने दे, ये बैलेंस क्यों है, ये जो वेट उसके कंधे पे रखा हुआ है, मैं मैन को हटा देता हूँ, केवल वो बनाता हूँ। ये बैलेंस इसलिए क्योंकि मैन इस पे फोर्स लगा रहा है, इसके बदले में ये मैन पे फोर्स लगा रहा है, और बेसिकली जमीन पे। ठीक है, और बेसिकली जमीन पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और यही नॉर्मल फोर्स इधर आके लग रहा है, तो ये इसको बैलेंस कर रहा है। जहाँ पे नॉर्मल फोर्स एन इज इक्वल टू एम जी प्लस इसका वेट, वेट ऑफ दिस बारबेल, सो डब्ल्यू बी। इतना नॉर्मल लग रहा है जमीन पे, तब ये सब ऊपर है। अब होता क्या है, जब ये नीचे आएगा आएगा आएगा, तो ये अपना सेंटर ऑफ मास एम जी उसको भी नीचे आने दे रहा है, और इस वेट को भी नीचे आने दे रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर बैलेंस करें फोर्स, तो नीचे लग रहा है फोर्स एम जी प्लस डब्ल्यू बी, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल। तो अगर तुम्हारी बॉडी नीचे मूव कर रही है, मूवमेंट उसकी ऐसे है अपने वेट की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स कम हो रहा होगा। सो इनिशियली क्या है, केस वन तो बात समझ में आ गई कि नॉर्मल फोर्स विल बी लेस देन। ठीक है। हम्म। अच्छा, ये स्टेट स्टैंडिंग अप की बात हो रही है। हाँ, वैसे ही अब स्टैंडिंग अप का भी सेम केस बन जाएगा। ओके,
गोइंग डाउन करेंगे, स्टैंडिंग अप का भी सेम केस बन जाएगा। अब इनिशियली जैसे मान मैन जो है ना स्क्वाट कर चुका है, बैठा हुआ है जमीन पे। ओके, ये ऐसे बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है। अब जब ये खड़ा होगा तो वेट ऐसे ऊपर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो, अगर मैं बनाना चाहूँ, नीचे की तरफ फोर्स कौन कौन से हैं? मास ऑफ मैन टाइम्स ग्रेविटी प्लस वेट ऑफ बारबेल। जमीन इस पे क्या लगा रहा है? नॉर्मल। बेसिकली हमेशा इसको ऐसे इमेजिन किया करो, फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है तो चीज को नीचे आ जाना चाहिए। नीचे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उस पर नॉर्मल लग रहा है। वेट पे नॉर्मल कौन लगा रहा है? मैन। क्योंकि मैन वेट पे नॉर्मल लगा रहा है, तो उसके बदले वो जमीन पे एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा होगा उस वेट को पकड़े रहने के लिए। इसलिए जो नेट नॉर्मल है जमीन पे जो मैन के पैर लगा रहे हैं वो इतना है, जब वो लोग स्टेबल है, स्थिर है। जब ये इस वेट को उठा रहा है तो मूवमेंट कहाँ है? अपवर्ड्स। अगर कोई चीज अपवर्ड्स मूव कर रही है तो इसका मतलब नॉर्मल मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी प्लस डब्ल्यू। अब ये डिपेंड, एन की मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा कितनी एक्सेलरेशन से उठ रहा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया जाए कि एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन दे दी गई है तो आपको कैलकुलेट भी कर सकते हो। खैर, तो अभी के लिए अपने ऑप्शंस देखते हैं। मैन स्क्वाटिंग ऑन द ग्राउंड गेट स्ट्रेट अप एंड स्टैंड। द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन द मैन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू एमजी। मैग्नीट्यूड हो ही नहीं सकता है, एमजी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास बारबेल भी होगा। कांस्टेंट एंड ग्रेटर देन एमजी इन मैग्नीट्यूड। ग्रेटर देन एमजी तो होगा, लेकिन अगर हमेशा ग्रेटर देन एमजी रहेगा तो ये उठता ही चला जाएगा। ये बात भी तो है, इसको कभी तो जाके मतलब इक्वल टू एमजी प्लस डब्ल्यू भी होना ही पड़ेगा। वेरिएबल बट ऑलवेज ग्रेटर देन एमजी, और एट फर्स्ट ग्रेटर देन एमजी एंड लेटर बिकम्स इक्वल टू एमजी। ओके, तो यहाँ पे मैंने मिसरीड किया है इस क्वेश्चन को। अगर उसके पास वेट होता तो उसके पास डब्ल्यू भी आता। ये डब्ल्यू भी क्या है? वेट ऑफ बारबल। वेट ऑफ बारबल। अगर वो वेटेड स्क्वाट मार रहा होता उस केस में उसके पास डब्ल्यू भी आता। लेकिन अगर वो सिर्फ अपनी बॉडी के साथ स्क्वाट मार रहा है जिसके पास कोई वेट नहीं है, तो उसका वेट कैसे होगा? ऊपर नॉर्मल, नीचे एमजी। इनिशियली जो नॉर्मल है वो ग्रेटर देन एमजी होगा, और उसका जब वो सीधा खड़ा हो जाएगा मैन, जब वो फिर हिल नहीं रहा है, तब जमीन पर जितना नॉर्मल लगा रहे हो बराबर हो जाएगा एमजी पे। सो सही आंसर क्या होगा? एट फर्स्ट ग्रेटर देन एमजी एंड लेटर बिकम्स इक्वल टू एमजी। डब्ल्यू बी वाला कॉन्सेप्ट समझेगी नहीं। अगर उसके पास वेट होता है, स्क्वाट यूजुअली लोग वेटेड ही मारते हैं, इस वजह से मुझे ऐसा लगा। लेकिन अगर उसके पास वेट होता है तो उसके साथ ये सब केस हो रहा होता है। लेकिन बस डब्ल्यू बी को अगर पुट इक्वल टू जीरो कर दोगे तो पूरी चीज सेम आ रही है, जैसे यहाँ पे एम ग्रेटर देन एम जी। ओके, और फाइनली जब वो रुक गया, अपना सेंटर ऑफ मास उसने स्टेबल कर दिया है सम एच हाइट पे, अब हिल नहीं रहा है उसके सेंटर ऑफ मास, तो एन इज इक्वल टू एम जी। व्हाट दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो a bicyclist comes to a skidding stop in 10 meters. During this process, the force on the bicycle due to the road is 200 Newton and is directly opposite to the motion. The work done by the cycle on the road. Work done by the cycle on the road. अब इस बात को समझना ठीक से। ये रोड है मेरी, ऑलराइट। एक बाइसिकलिस्ट है, ठीक है। अब उसको ये 10 मीटर जो अगले आए, इसमें उसकी साइकिल स्किड हुई और तब वो रुक गई। और इसके बदले उस पर जो फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑन द बाइसिकल, फोर्स विच इज ऑन द बाइसिकल, ओके, कितना दिया है? 200 न्यूटन। ऑलराइट, इसकी वजह से वो धीरे 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 फोर्स के पीछे की तरफ लग रहा था, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन निकल आएगी। एक्सेलरेशन की वजह से, आई एम सॉरी, डिसेलरेशन की वजह से ये फाइनली यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, सिंपल पूरा सीन बन रहा है हम लोग को। अब वो कह रहे हैं वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड। ये बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड। अगर वर्क डन बाय द रोड पूछते हैं मुझसे तो मैं क्या कहता है? वर्क इज इक्वल्स टू एफ इन टू एस। मैंने फॉर्मूला याद कर लिया है मुझे, लेकिन ये नहीं पता है कि मेरा एफ कौन सा होना चाहिए। अगर वर्क डन बाय सम बॉडी बी है तो ये एफ बी होना चाहिए, जो बॉडी दूसरी चीज पे लगा रहा है।
अगर मुझसे वर्क डन बाय रोड पूछते तो मैं कह देता हाँ रोड जो है वो 200 न्यूटन लगा रही है और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई है लगाने के बाद 10 मीटर की, तो जबकि नेगेटिव वर्क है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उससे फॉरवर्ड जाना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो आई एम सॉरी, वो डिक्रीज हो रहा है उसका, वो फाइनली रुक रहा है। तो हम लोग के फोर्स के अपोजिट वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स की डायरेक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ये। ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्क होता है बाय रोड। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम लोग को बताना है वर्क डन बाय साइकिल। अब इसको दो तरह से समझते हैं, सारे मिसकंसेप्शन क्लियर होंगे इसमें। ठीक है, अब आप ये कह रहे हो मुझसे भैया कि ये रोड है, यहाँ से 10 मीटर के बाद साइकिल रुकी, फोर्स की डायरेक्शन ये, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, वर्क डन बाय रोड हो गया नेगेटिव। और लाइक अब इसको कैलकुलेट भी कर लें, 200 न्यूटन इंटू 10, तो -2000 जूल का काम हुआ है। अब अगर कोई पूछ रहा है भाई वर्क डन बाय साइकिल फिर कितना होगा, तो कुछ लोग होंगे कहेंगे भाई मैंने तो कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है, एनर्जी लॉस बाय वन इज एनर्जी गेन बाय वन, तो वर्क डन बाय साइकिल हो जाएगा माइनस ऑफ -2000 इज इक्वल टू 2000 जूल्स, जो कि हो जाएगा गलत। ये इसलिए गलत होगा, कभी भी जब आपका फ्रिक्शन हो, क्वेश्चन हमेशा पढ़ना, कभी भी फ्रिक्शन हो, स्किडिंग हो, मशीन हो और उसकी एफिशिएंसी लिखा हो कि अनइक्वल टू है 100%, कभी भी एनर्जी कंजर्वेशन मत लगाना, नॉट वैलिड। नॉट वैलिड इसलिए नहीं कि मतलब वो लॉ ही फेल हो जाता है, ये 200 जूल 2000 जूल एनर्जी कहीं और गई मानता हूं मैं, लेकिन साइकिल के पास नहीं है। ये 2000 जूल एनर्जी गई उस टायर को हीट करने में, टायर हीट। और टायर हीट किस वजह से, फ्रिक्शन। और जो रोड पे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, कंकर थे, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को उसने डिस्टर्ब किया, उनको वेलोसिटी दी, डिस्प्लेसमेंट दी, उसके वर्क में उसकी एनर्जी में चले गए, तो ऐसे वो एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। तो एक बात तो समझ आएगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें क्यों नहीं लगा सकते हैं। चलो और देखते हैं, अब फिर ये नहीं लगा सकते हैं तो क्या है। तो ये तो समझ में आ गई कि 2000 जूल एनर्जी निकली, लेकिन ये एनर्जी कहीं इसके हम लोग के साइकिल के पास सर्टिस नहीं थी, इतनी बात तो समझ आ गई। अब ये बताओ, मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि ये साइकिल जो है, इस पे अगर कोई पीछे 2200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो अगर मैं निकाल लूं कि ये साइकिल जमीन पे कितना फोर्स लगा रही है, तो हम लोग का काम बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पता ही है ऑलरेडी 10 मीटर, मुझे बस पता करना है ये साइकिल कितना फोर्स लगा रही है ना। तो अब इसमें ये सीन है कि ये 200 न्यूटन का मैंने इस पर फोर्स लगाया और इस पर एज फ्रिक्शन काम कर रहा है, लेकिन ये साइकिल रोड पे आगे की तरफ 200 न्यूटन नहीं लगा रही, तभी तो ये रुक रही है, वरना ये दोनों फोर्स तो बैलेंस हो जाते हैं। साइकिल का 200 न्यूटन, जमीन का 200 न्यूटन, आपस में बैलेंस हो जाता है, और ये जैसे चल रही थी अनइफेक्टेड, ना एक्सेलरेटेड ना डिसेलरेटेड, सीधी सीधी चलती ही रहती। और क्योंकि ये रुक रही है, इसका मतलब है कि साइकिल रोड पे आगे की तरफ फोर्स नहीं लगा रही है। ऑलराइट, इसको ऐसे नहीं सोचना है, इसको सिंपली मतलब ये ऐसा मिसकंसेप्शन मुझे नहीं लग रहा है किसी के पास आया होगा कि साइकिल आगे की तरफ 200 न्यूटन जमीन पे लगाएगी। हो सकता है आप डायग्राम बनाओ तो सोचो कि यार रोड पीछे 200 न्यूटन, तो बैलेंस कर दूं आगे 200 न्यूटन, यहाँ पे बैलेंसिंग हो ही नहीं रही है ना मेरे भाई। बैलेंसिंग कहाँ हो रही है यहाँ पे, साइकिल तो फाइनली रुक रही है, डिसेलरेट हो रही है। तो इस वजह से फोर्स बाय साइकिल ऑन द रोड जीरो, तो वर्क डन बाय साइकिल जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बॉडीज falling freely under the action of a gravity alone in vacuum. Which of the following? So a body is falling freely under the action of gravity alone in vacuum. Okay, which of the following quantities remain constant during the fall? Okay. अब एक बात बताना, कई सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स दे दिए जाते हैं, मतलब शुरू में हम लोग को लगता है कि उसका यूज नहीं है। इस क्वेश्चन में तो मुझे नहीं लग रहा उसका यूज है, लेकिन हो सकता है, तो इसके ध्यान से पढ़ना हमेशा। फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी मतलब कि फ्री फॉल है, ये बॉक्स है, अंदर वैक्यूम है,
वैक्यूम का मतलब ही ये होता है कि अंदर एयर नहीं है। एयर नहीं है इसका मतलब एयर ड्रैग नहीं है। एयर ड्रैग का मतलब होता है, अगर तुम लोग ने फ्लूइड्स पढ़ लिया हो तो एक फोर्स बस स्टोक्स लॉ ऊपर लगता है, जो कि फाइनली मतलब टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए कैलकुलेट होता है 6 पाई ईटा आर बी। ये फ्लूइड्स के लिए काम करता है और हम लोग का एयर भी फ्लूइड होता है। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे इसका यूज नहीं, कुछ कैलकुलेट करना होगा तो आता है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आता है, लेकिन ऐसे नहीं आता है। सो इसको अभी के लिए इग्नोर करना, ये बस बताना था मुझे। वैक्यूम अगर लिखा है तो इसका मतलब ये समझा करो कि फोर्स ऑफ बॉयंसी ड्यू टू एयर ऊपर लग रही थी विदाउट वैक्यूम में। अगर वैक्यूम है तो मतलब ये नहीं लगेगी। वैक्यूम के अंदर एक फेदर और एक लेदर बॉल, लेदर या आयरन बॉल सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी फ्री फॉल में। अगर वैक्यूम नहीं, वैक्यूम है तो, क्योंकि वैक्यूम में फोर्स ऑफ बॉयंसी होती ही नहीं है, फ्लूइड है ही नहीं। लेकिन जब फ्लूइड होता है तो फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट करने लगती है, तो उसमें आपका जो फेदर है उसको ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होता है ज्यादा, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, मास कम होता है। इस वजह से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है। मैं टॉपिक से डिविएट हो रहा था, तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये सब चीजें मतलब इंपॉर्टेंट है काफी, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। तो बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम, ऑलराइट, which of the following quantity remains constant during the fall? काइनेटिक एनर्जी पूरी फॉल में कांस्टेंट रहेगी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जहां से ड्रॉप किया धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी नीचे आते आते, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और इस सबको मतलब देखो, फिजिक्स एक्चुअल में आप ये विजुअलाइज भी कर रहे हो ना, कोई चीज हम लोग छोड़ते हैं नीचे आके स्पीड पकड़ लेती है, तो इसको ऐसे बना लिया करो ना। मान लिया कि ये हाइट एच है, कई सारे तरीके हैं निकालने के। आप एक्सेलरेशन से निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी मान के एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो हाफ जी टी स्क्वायर, एक तरीका। दूसरा तरीका वेलोसिटी तुम्हें चाहिए, आई मीन तुम्हें यहाँ वेलोसिटी देखना है ना कैसे वेरी कर रही है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, टू जी एच, एज एच इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ऑलराइट। एक तरीका। दूसरा तरीका है भाई कि शुरू में एनर्जी है एम जी एच, यहाँ पे अगर तुम यहाँ से नीचे आ गए सम स्मॉल छोटे एच वन पे आ गए, तो एच वन क्योंकि कम है तो यहाँ पे एनर्जी हो जाएगी एम जी एच वन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ऑलराइट। तो यानी इन दोनों का डिफरेंस ले लें अगर, एम जी एच माइनस एच वन, जो कि पॉजिटिव आएगा, कितनी डिस्टेंस आएगी, ये हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो जैसे जैसे मेरा एच वन कम होता जाएगा वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। कई सारे तरीके देखते हैं, ठीक है। मतलब आपको दिख, आपको विजुअलाइज भी हो रहा है कि वेलोसिटी बढ़ेगी, आप उसे मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपकी फिजिक्स सही चल रही है, ऑलराइट। तो पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल, पोटेंशियल एनर्जी भी वेरिएबल। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे जैसे एच वेरी करेगा एच वन, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे कुछ भी हो जाए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ही है जो कंजर्व रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एज वेल एज इट्स काइनेटिक एनर्जी, अनलेस देयर इज एनर्जी लॉस। अगर यहाँ पे वैक्यूम ना होता तो ये जो बॉल है, कुछ भी जो नीचे गिर रही है, जो भी बॉडी नीचे गिर रही है, ये अपने इर्द गिर्द जो इसको एयर हर तरफ से घेर रही है, whatever the air the fluid is around it, it will get in contact with it and heat it up, or like heat it up due to friction, there will be some e loss, right? So this is called as drag force. Air is like this, it is going past the air, disturbing the air molecules, so a friction develops which heats up this air by a small fraction, and the body itself gets heated up. So there is some E loss in that case. That's why it was given that we have vacuum in our chamber, so that there is no E loss. So when there is no E loss, the total mechanical energy, which is the sum of potential energy plus kinetic energy, remains a constant. All right. एग्जाम्पलर में आपको क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल दिखेंगे, but the questions are made to like they will get you conceptual clarity which you will take months to get by doing like random books and stuff. So एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मतलब conceptually strong बना रहा है. So it is very important to do this, to imagine this, क्यों kinetic energy क्यों नहीं,
कांस्टेंट है, क्यों पोटेंशियल एनर्जी नहीं कांस्टेंट है? इफ अ क्वेश्चन वाज गिवन टू यू एंड देयर वाज रिटन वैक्यूम, व्हाई वाज दिस वर्ड इंपॉर्टेंट? व्हाट हैपेंस व्हेन देयर विल बी नो वैक्यूम? द ऑप्शंस विल चेंज, राइट? सो ऐसे आपको करना है इसको. Number 6. During inelastic collision between two bodies, which of the following quantities always remains conserved? तो ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो आई गेस अब अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो नोट्स में ही लिखाया जाता है. टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, राइट? एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता है कोलिजन में, तो कभी नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब टू बॉडीज तक टकराती हैं, यू कैन इमेजिन दिस, व्हेन टू बॉडीज स्ट्राइक ईच अदर, there is some heat loss, some loss due to, a spark can be generated. So it will not be conserved, right? Total kinetic energy is not conserved. Speed of each body will not be conserved. It will change. Linear momentum is conserved, right? So let's move forward. Let me drink some water first. So two inclined frictionless tracks, one gradual and the other steep, meet at A. Okay, where two stones are allowed to slide down from rest, one on each track. Which of the following statement is correct? Basically, एक आपको दिया हुआ है ट्राइंगल, उसमें आपकी एक तरफ की जो स्लोप है, एक तरफ की स्लोप ज्यादा स्टीप है, दूसरी तरफ की स्लोप कम स्टीप है, ठीक है? अब वहां से दो आपने स्टोन्स रोल करा दी, तो अब both the stones reach the bottom at the same time, but not with the same speed. Next question. Both the stones reach the bottom with the same speed, and stone 1 reaches the bottom earlier than stone 2. तो अभी सारे आप इसको हटाइए, अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें मैथमेटिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट? जितना हम लोग को नॉलेज है उसके हिसाब से. ये है थीटा 1, बना देता हूँ इसको. थीटा 1 और थीटा 2 स्टीप है काफी. थीटा 1 एंड थीटा 2. थीटा 1 ये है, थीटा 2 ये है. सो बॉल, दिस विल बी बॉल 1, this will be ball 2. This vertical height is h. Okay. So अगर मैं बनाना चाहूँ तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए एंड बी कितनी होगी? बॉल 1 के लिए मैं ए और बी पॉइंट डिनोट कर देता हूँ. ये है ए, ये है बी, राइट? सो केवल बॉल 1 की बात कर रहा हूँ. पोटेंशियल एनर्जी एट ए, सही. काइनेटिक एनर्जी एट ए, शुरू में रेस्ट पे तो 0. अब बी पॉइंट तक अगर तुम आए नीचे तो तुम्हारी हाइट कितनी हो गई? 0. तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी एंड काइनेटिक एनर्जी एट बी. भैया फ्रिक्शन नहीं होगा, भैया एनर्जी लॉस नहीं होगा, रोल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना नहीं. अगर उसने दिया हुआ है कि केवल आपको ट्रैक दिया है, फ्रिक्शन लेस भी दिया हुआ है, सारी चीजें हिंट करती हैं कि भाई एनर्जी लॉस मत मानो, कंजर्व करो एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी एट बी हो जाएगी mgh, because total mechanical energy is conserved, right? So अब हम लोग देख सकते हैं, ये हो गया हम लोगों का बॉल 1 के लिए. काइनेटिक एनर्जी एट बी इतनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का निकालना है. हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच. वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh. ऑलराइट, ये याद रखेंगे हम लोग. बॉल 1 के लिए वेलोसिटी जो आई है वो अंडर रूट 2gh. अब सिमिलरली बॉल 2 के लिए बनाते हैं. बॉल 2 के लिए पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितनी होगी? और काइनेटिक एनर्जी एट ए, रेस्ट से छोड़ा है तो 0 होगी. पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना होगा? 0, क्योंकि हाइट 0 हो जा रही है उसके. और काइनेटिक एनर्जी एट सी, due to the conservation of total mechanical energy, whenever there is no energy loss during the whole process or procedure, whatever you are following, kinetic energy will be equal to the potential energy. Okay, so kinetic energy at C भी उतनी आ गई. मास फोर्स के बारे में कुछ दिया हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं दिया मास के लिए. बेसिकली मास को हम लोग को सेम ही मानना है. तो kinetic energy हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच. अरे दोनों की वेलोसिटी तो सेम आ गई. चाहे तुम इस एक, तुम जो हो, तुमने क्या किया है, तुम्हें काफी स्टीप एक स्लोप थी,
तुम और तुम्हारा दोस्त किसी हिल स्टेशन पे गए, काफी स्टीप स्लोप थी जहां से तुम बहुत जल्दी से नीचे उतरे, और तुम्हारा दोस्त था जो काफी थोड़ी सी ग्रेजुअल स्टीप थी, मतलब उसका स्लोप इतना हाई नहीं था जितना तुम्हारा था, ठीक है, वो भी वहीं से उतरा है। लेकिन नेट जब नीचे दोनों तुम लोग आए, तुम लोग की वेलोसिटी सेम है। अब ये देखो कैसा, अगर दिमाग में हम लोग सोचें, अरे ये तो स्टीप ज्यादा है, इस पे वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी, और ये स्टीप कम है, इस पे वेलोसिटी कम मिलेगी, ये हम लोग का मिसकंसेप्शन होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या आ रहा है कि अगर हाइट, दोनों स्लोप अटेन कर रहे हैं सेम हाइट, तो वहां से अगर हम लोग कोई चीज को नीचे ड्रॉप करें, तो फाइनली एट द बेस दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। समझ में आ रही है बात? और देखते हैं इसके लिए और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ये डिफरेंट स्पीड्स, ये तो गलत है, स्पीड्स तो सेम रहेंगी, ये हम लोग ने निकाल दिया। अब और देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। अब इसके आगे हम्म, तो हम लोग का बेसिकली होता क्या है, अगर एक स्ट्रोक के लिए बात कर दो, ये हम लोग का थीटा है, ये बॉडी है, नीचे लगता है एम जी, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, ये थीटा है 90, 90 माइनस थीटा, दिस अगेन इज थीटा। तो अब जो नया नॉर्मल लग रहा होता है वो होता है एम जी कॉस थीटा, और जो नया स्लोप के अलॉन्ग फोर्स लग रहा होता है वो होता है एम जी साइन थीटा। एक्सेलेरेशन अगर बुलाऊं तो इसको मैं स्लोप के अलॉन्ग जो एक्सेलेरेशन होती है जिसमें एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट अलॉन्ग द स्लोप इज ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा, जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। अरे ये तो ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो हाफ ए टाइम्स टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मेरी बेस है, ये हाइट है एच, ये हाइट है अगर मेरी एच, ये है थीटा वन, तो साइन थीटा वन क्या होगा, साइन थीटा वन इज परपेंडिकुलर एच अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज बी ए, hypotenuse BA. So my BA will be nothing but h upon sin theta 1. यही तो डिस्प्लेसमेंट इसे कवर करनी है। So this is equals to h upon sin theta 1, right? So हम लोग का जो t square है, t square is equals to 2 times h upon g sin theta 1 का होल स्क्वायर, ठीक बात है। तो जो टाइम लग रहा है वो है 2h अपॉन g का अंडर रूट और 1 अपॉन साइन थीटा 1। ये जो पार्ट है वो तो दोनों स्ट्रोक के लिए सेम है, दोनों स्ट्रोक के लिए बस अलग क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो हम लोग को बेसिकली बस ये देखना है कि जो टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ द एंगल ऑफ स्लोप के। थीटा 1 पुट करो या थीटा 2 पुट करो, सेम बात है। ये चीज तो दोनों के लिए हाइट कांस्टेंट है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो केवल टाइम डिपेंड कर रहा है इनवर्सली ऑन द साइन ऑफ द एंगल which the slope is making with the ground. So from here we can say that if theta is greater, theta is greater than theta 2 is greater, as theta 2 is greater than theta 1, this will show us that t on slope 2 will be less than t in slope 1, right? हाँ, आपकी velocity तो दोनों के इसमें सेम रहेगी, your velocity will be the same when you reach the ends of your slopes, but the time taken for both the stones to reach the ground will be different. और कैसे डिफरेंट होगा, दिस इज हाउ यू प्रूव दिस, एंड दिस इज हाउ यू गेट द रिलेशन दैट t is inversely proportional to sin theta. As sin theta varies similar to theta, we can say that t is inversely proportional to theta in radians. So if theta is more, time taken will be less. So as theta 2 is greater than theta 1, therefore time taken to cover the time taken by the body to cover the slope, second slope, will be less than the time taken on the first. So both the stones reach the bottom with the same speed, सही है, and stone 2 reaches the bottom earlier than stone 1. Absolutely correct. ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको ये देखना था कि आपको मैथमेटिकली सारी चीजें बैलेंस करनी थी ताकि आपको करेक्ट रिलेशन पता चल जाए। पहली बात तो ये पता चली कि वेलोसिटी एट द एंड सेम होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात हम लोग को ये देखनी थी कि भाई कौन पहले नीचे पहुंचेगा, तो उसके लिए हम लोग ने देखा कि सारी चीजें बैलेंस करें, फोर्सेस बैलेंस की, बेसिकली किया कुछ नहीं। फाइनली हम लोग को ये पता चल गया कि टोटल कि हम लोगों का जो टाइम आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है थीटा की,
सो वहां से हम लोग ने अपना ओपिनियन बना दिया, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएचएम का है, मिक्स्ड प्रॉब्लम। सो ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी यूजुअली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको मिलेंगी जो दो तीन कॉन्सेप्ट मिक्स करें। सो potential energy function for a particle executing linear SHM is given। आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया हुआ है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज हाफ के एक्स स्क्वायर, where k is the force constant of the oscillator। The graph of Vx versus x is shown। हाँ सिंपल है ये तो, बेसिकली किसका ग्राफ है ये, y is equals to x square का ग्राफ है with some constant c, वही बना हुआ है यहाँ पे, राइट। A particle of total energy E turns back when reaches, ओके सो वो यहाँ तक जाता है और यहाँ तक जाता है और फिर वापस आ जाता है। मतलब एक ऑसिलेटर है जो कि आपकी बॉडी ऑसिलेट कर रही है, इट इज गोइंग टिल एक्सएम प्लस एक्सएम एंड माइनस एक्सएम एंड इट इज कमिंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन व्हिच इज एट x equal to 0। So this is given. If V and K indicate the potential energy and kinetic energy respectively of the particle at x is equals to plus xm at this point, right? So we should mark this point. This is our point of interest, so write it this point, right? So यहाँ पे हम लोगों को निकालना है, अच्छा इस पॉइंट पे क्या क्या चीजें जो भी दी हुई है हम लोग को v और k की, मतलब v और k में जो भी वैल्यूज दी है उनका कौन सा सेट करेक्ट है एट x इज इक्वल टू xm, बस ये कैलकुलेट करना है। सो देखते हैं एट x इज इक्वल टू xm v इक्वल टू 0। अच्छा इसको बेसिकली हाइट मत समझना, ऑलराइट। ग्राफ पहले देख लेना किसका दिया हुआ है। सो ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे प्लॉट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी v, यहाँ पे प्लॉट हो रही है डिस्प्लेसमेंट x, ये सब डिस्प्लेसमेंट है xm, जहाँ पे जाके ये पॉइंट हम लोग को मिल रहा है जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस जगह हम लोग की पोटेंशियल एनर्जी होगी सम v, ओके। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू v इस जगह पे, इतनी बात हम लोगों को पता है। सो और ये v क्या है, ये मैक्स है। अब आर्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी E, अगर टोटल एनर्जी उसकी E है, total energy is equals to potential energy plus kinetic energy is equals to E। एक बात ये पता है हम लोग, ऑलराइट। इस पॉइंट पे हम लोग को दिया हुआ है xm, xm पे हम लोग के पास पोटेंशियल एनर्जी है v, जिसके बाद वो बॉडी यहाँ तक जाके रुकती है, अपनी वेलोसिटी जीरो करती है, फिर टर्न बैक करती है। अगर वेलोसिटी जीरो करती है मतलब कि काइनेटिक एनर्जी गेट्स टू जीरो। सो माय पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट xm will be equal to E, logical enough, and kinetic energy at the same point is zero। Why? Because the body is stopping at x is equals to xm and then repeating its path back, okay। So at some point when it reaches that point, its velocity must have been zero in order to turn back, alright। So the correct option is the second one, velocity, oh sorry, potential energy equal to v and kinetic energy equal to zero। ठीक है, ये बात समझ आती है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, two identical ball bearings in contact with each other and resting on a frictionless table are hit head on head by another ball bearing of the same mass moving initially with a speed v। ओके सो बेसिकली ये एक मेरी बॉल है, इसके पास वेलोसिटी है v, इसका मास है m, ठीक है। और दो बॉल्स हैं इन कांटेक्ट, these are in contact, or like there is no distance between them, ये कांटेक्ट में, ये दोनों का मास है m m। सो इस बॉडी का नेट मास है 2m एट रेस्ट, ठीक है, एट रेस्ट। अब होता क्या है, हम लोग की एक बॉडी मास एम स्पीड की, मास एम मास की और v वेलोसिटी की आती है और इससे टकरा जाती है। सो इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, which of this is a possible result after collision? आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा होगा हम लोग को बस ये निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली ये बॉल इसके पास आएगी, इन दोनों से टकराएंगे, तो सबसे पहले तो कोलिजन होता है, क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन लिख देते हैं भाई, मोमेंटम तो कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है।
दूसरी बात है, अगर इलास्टिक कोलिशन है तो इलास्टिक कोलिशन की वजह से क्या होता है, इलास्टिक कोलिशन की वजह से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये बात समझ आती है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब है, एक बॉडी, दोनों बॉडी को ऐसे देखो, ये रेस्ट पे है और ये मूव कर रही है, इन दोनों की जो डिस्टेंस डी है वो कवर कितनी जल्दी हो रही है, जो डिस्टेंस डी है, अब उन दोनों में अप्रोच की वेलोसिटी क्या है, केवल वी है। अगर ये बॉडी आगे जा रही होती है 2v से, तो वो जो सेपरेशन की वेलोसिटी होती है वो बढ़ने लगती है। इसको ऐसे समझना है, एक ये बॉडी समझो, एक ये बॉडी समझो, राइट, एंड द डिस्टेंस d between them is covered by only by the velocity v, so velocity of approach is v. Finally, in the separation part I will think that my ball v, this is moving with velocity v1 in the forward direction, and this body of mass 2m is moving with the velocity v2. This is what, I have just imagined. This is my convention. I have took it like this. Whatever the answer will be, I will change it accordingly, right? So velocity of approach was v, velocity of separation is v2 minus v1. ये तो बात समझ में आती है, v2 आगे जा रहा होगा, v1 उसका पीछा कर रहा होगा, velocity of separation v2 अगर ज्यादा है v1 से, v2 minus v1 will this be for my v2 being greater than v1. So क्या क्या पता चल गया हम लोग को? एक बात पता चल गई that v is equals to v2 minus v1 for v2 greater than v1. This is my convention that both bodies are moving forward on it. So moving on to our next concept, momentum conservation, right? So हो क्या रहा है, initial momentum p initial, nothing but mv, p final, ये बॉडी आगे जा रही है v1 से, m v1, ये बॉडी आगे जा रही है v2 से, दोनों की डायरेक्शन सेम है, it's 2m v2, alright. P final minus P initial equal to 0. P initial equal to P final. MV is equals to MV1 plus 2MV2. So V is equals to V1 plus 2V2. Right? Put this V back here. We will get V1 plus 2V2 is equals to V2 minus V1. Right? So we will get our 2V1 is equals to minus V2. So our V1 should be equal to minus v2 by 2. नहीं, इसमें कुछ गलत किया है मैंने. No, this is wrong. This approach is wrong. Okay. In elastic collision, what we have to think that kinetic energy of the body will remain conserved. This is elastic collision. Okay. So अगर मेरे पास initially half mv square है, so मेरे पास kinetic energy finally भी half mv square ही होनी चाहिए. और so अगर वैसे हम लोग देखेंगे इसको, तो हम लोगों का दोनों बॉल्स पे नेट वेलोसिटी इसकी 0 हो जा रही है और थर्ड बॉल की वेलोसिटी v हो जा रही है. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, मास m, वेलोसिटी v, हाफ m v स्क्वायर. दो बॉल्स अगर रेस्ट पे आ गई, तीसरी बॉल मूव करने लग गई, इसमें भी हाफ m v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो रही है कंजर्व. सही आंसर है हम लोग का थर्ड वन. इलास्टिक कोलिजन में एक्चुअली आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये थोड़े मतलब सॉल्विंग पार्ट चालू है, पीछे तक सारा कंसेप्चुअल चल रहा था, अब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि सॉल्विंग स्टार्ट हो रही है. तो देखते हैं इसमें क्या है. अ बॉडी ऑफ मास लिख लेते हैं. मास इज गिवन एज, राइट, travels in a straight line with a velocity. Okay, so velocity depends on the path which it is taking. A is some constant here, and x raised to the power of 3 by 2, where a is, अच्छा, a is given, so a की वैल्यू दी हुई है. Velocity is this. The work done by the net force during its displacement from x equal to 0 to x is equals to 2 meters. इस पे फोर्स लग रहा है, हम लोग को पता नहीं उसकी फोर्स की वैल्यू क्या है बेसिकली. ओके, पर हम लोग को ये पता है कि जो वर्क डन होता है
वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास V1 का स्क्वायर माइनस V2, आई एम सो सॉरी, V फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर। ये तो हम लोग को पता है, ऑलराइट। सो अगर मास हम लोग को दिया गया है ऑलरेडी हाफ इंटू हाफ, अगर V फाइनल और V इनिशियल निकालने तो वर्क डन मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे? ऐसे, हम लोगों को x की वैल्यू भी दी हुई है एट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। तो V फाइनल जो है वो है x इक्वल टू 2 पे, तो 5 इंटू 2 की पावर 3/2, और V इनिशियल जो है वो है 5 इंटू 2 की पावर, V इनिशियल x की वैल्यू 0, राइट, सो V इनिशियल है 0। तो यहाँ पे V फाइनल की जगह केवल आ जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 3/2, बाहर दिया हुआ है होल स्क्वायर, ऑलराइट। सो this will be nothing but 1/4 times 25 times 2 to 4 to 8. This will be nothing but 50, right? So 50 जूल का काम होगा इसमें। So moving on to our next question. ये क्वेश्चन समझ आ गया ना? बेसिकली ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि आपको एक्स की बस वैल्यू पुट करनी थी और आपका आंसर आ रहा था। इसके लिए ये अप्रोच मतलब थोड़ी नई होती है, ये लोगों को यूजुअली अच्छी लगती नहीं है। इसके लिए एक और अप्रोच बताता हूँ मैं, बहुत अच्छी, मतलब यूजुअली थोड़ा मतलब ज्यादातर लोग इस अप्रोच को प्रेफर करते हैं। मेरे को बताओ एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? dv/dt, पता है ना? अगर मैं dx और dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्सेलरेशन हो जाता है dv/dx इंटू dx/dt, जो कि क्या होता है? वेलोसिटी, है ना? इतना आता है ना? सो हम लोग का फाइनली बन जाता है v dv/dx इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन a। दिस इज, यहाँ पे a जो कांस्टेंट दिया है ये वो कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को दिया हुआ है v, मेरे को v दिया हुआ है हाफ टाइम्स x की पावर 3/2, इसका dv/dx अगर निकाल लूँ मैं तो हो जाएगा हाफ 3/2 x1/2, 3/4 x1/2, पुट कर दो तो हाफ टाइम्स x3/2 इंटू dv/dx की वैल्यू 3/4 x1/2, ये हो जाएगी एक्सेलरेशन। सो 1/8 x, सॉरी 3/8 x, 3/2 और 1/2 हो जाएगा 4/2 यानी कि स्क्वायर, ये हो जाएगी एक्सेलरेशन। हाँ, तो ये हो जाएगी हम लोग की एक्सेलरेशन 3/2 एक्स स्क्वायर। तो अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, उसको भी लिख लीजिए। तो बेसिकली फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वो कितना था? m टाइम्स 3/2, मे बी 3/2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाँ, क्योंकि 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। सो इट विल बी नथिंग बट 3/2 m ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने उसको आपका जो 1/2 ए की वैल्यू दी हुई थी 1/2, उसको मैंने वापस एज ए पुट कर दिया, और ये एक्सेलरेशन है, राइट। सो मेरे को एक्सेलरेशन मिल गई, मेरे को फोर्स मिल गया, फोर्स इज नेट 3/2 m a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो वर्क डन क्या होता है? dw इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, f की वैल्यू पुट कर दो m a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट dx। अब इसको जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा x की वैल्यू 0 से 2 तक, तो मेरे को फाइनली मेरा वर्क मिल जाएगा। अगर निकाल के देखना है तो कर सकते हैं, मतलब सेम ही आंसर आएगा बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मेरे को दी हुई थी वेलोसिटी, वेलोसिटी दी थी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे पास एक्सेलरेशन का एक तो फॉर्मूला होता है dv/dt, दूसरा होता है v dv/dx। तो मैंने ये यूज करके एक्सेलरेशन निकाल ली, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसकी वजह से मैंने फोर्स निकाल लिया, फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसके बाद मैंने वर्क निकाल लिया। वर्क इज नथिंग बट फोर्स डॉट dx का इंटीग्रेशन आपका x1 से x2 तक, जहां से जहां तक आपको चाहिए, उसके बाद वो निकाल कैलकुलेट कर दिया, तो यहाँ से हम लोगों का हो गया। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर
11 देखते हैं अब हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली, मतलब कि सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है बॉडी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर सप्लाइंग एनर्जी। बॉडी क्यों मूव कर रही है? क्योंकि एक कांस्टेंट पावर सप्लाई है, वो आपको कांस्टेंट एनर्जी दे रही है। ठीक है। Which of the diagrams is shown correctly shows the displacement time curve for the motion? मैथमेटिकल क्वेश्चन है और कुछ नहीं। अगर मैं कह दूं मेरा पी कांस्टेंट है, पी मतलब पावर, ठीक है, पावर को क्या क्या लिख सकते हैं? पावर आपको क्या होता है? पावर इज नथिंग बट एनर्जी बाय टाइम, बिकॉज एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। हाँ ठीक है, पावर इज एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी को लिख सकते हैं वर्क, वर्क बाय टाइम इज कांस्टेंट। छोटे से टाइम पीरियड के लिए अगर बात करें तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज अ कांस्टेंट। ठीक है। तो होता क्या है, डब्ल्यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, है ना। तो इसको अगर जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ जीरो से डब्ल्यू, और ये x1 से x2, और बेसिकली दिया क्या है, डी डब्ल्यू इज कांस्टेंट। हाँ तो बेसिकली दिया है कि एफ डॉट डी एस बाई डी टी इज कांस्टेंट। हाँ तो एफ डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी v इज कांस्टेंट, वेलोसिटी v इज कांस्टेंट ना। सो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि हम लोगों की वेलोसिटी आपकी डिस्प्लेसमेंट के साथ कांस्टेंट जा रही है। तो पहला वाला देख लेते हैं, जो स्लोप है इसका। हाँ स्लोप हम लोगों को वेलोसिटी दे रहा है ना। सो एफ बी, और हम लोगों को दिया हुआ है dt के टर्म्स में, राइट। सो इस कांस्टेंट को अगर मैं निकालना चाहूँ, इस कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल के देखते हैं। ठीक है। तो एफ होता है एम एल टी माइनस टू, और बी होता है एल टी माइनस वन। ओके। सो मेरा जो एल स्क्वायर टी माइनस थ्री है वो आ जाएगा के, राइट। अब मेरा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यूब के। ये एल यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टी यानी कि टाइम में मेरा कर्व ऐसा आ रहा है। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा एल पी थ्री बाई टू टाइम्स कॉन्स्टेंट के वन बाई टू। सो बेसिकली एल इज प्रोपोर्शनल टू टी थ्री बाई टू। हाँ, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ही कर दिया हुआ है। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स थ्री बाई टू का कर्व आएगा हम लोग का आंसर। तो y इक्वल टू एक्स थ्री बाई टू का कर्व होता है ये वाला। अगर नहीं भी समझ में आ रहा हो कभी आपको, मतलब अपने रिलेशन तो निकाल लिया लेकिन कर्व नहीं समझ में आ रहा है कौन सा होगा, सबसे पहली बात ये और ये तो नहीं होगा, इतनी बात तो समझ आ ही जाएगी। इनमें और इनमें ही तो कंफ्यूजन है आपको, बस तो क्या करना मैं बताता हूँ। एक्स की चार पांच वैल्यू पकड़ना, जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, ऐसे करके। ठीक है। एक्स की ये वैल्यू पुट करके यहाँ पे डालना, या ऐसी वैल्यू पकड़ना जिनका आपको स्क्वायर रूट पता है, ऐसी वैल्यू पुट कर देना। और एक बार रफली ड्रॉ करके देखना कि कैसा स्लोप, कैसी आपका वो आ रहा है। या तो ये कॉनकेव आएगा या कॉन्वेक्स आएगा, दो ही तरह से आ सकता है ये। तो वो आपको कॉपी पेन पे आप करोगे, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो बेसिकली ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, अगर एक और बात आपको समझनी है, बेसिकली एक्स की जो पार है वो ग्रेटर देन वन है। ये बात तो समझ आ रही है। एक्स की पार अगर ग्रेटर देन वन है तो जैसे जैसे आपकी एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, आपके वाई की वैल्यू ज्यादा ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ क्या कह रहा है व्यापक रूप से, कि छोटे एक्स के लिए तो बहुत तेज बढ़ रहा है, लेकिन आगे जाके जैसे जैसे वैल्यू बड़ी हो रही है तो कर्व आपका स्टीप हो रहा है, वाई की वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि ये गलत है। ठीक है, बात समझ आ गई। बेसिकली आपने बस वो कांस्टेंट निकाल लिया था, कांस्टेंट के बाद आपको पता चल गया था कि वो जो दोनों आपके ग्राफ्स हैं उनमें रिलेशन क्या होगा। सो यहाँ से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सो व्हिच ऑफ द डायग्राम्स शोन इन फिगर most closely show the variation in kinetic energy of the earth as it moves once around the sun in its elliptical orbit? Okay, so ये है sun, ये elliptical orbit है, ये elliptical orbit है जिसमें अर्थ रिवॉल्व करती है। ऑलराइट। टोटल टाइम में आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी। ऑलराइट। लेकिन
क्या चेंज हो रहा होगा यहाँ पे? The diagram shows most closely the variation in kinetic energy of the Earth as it moves once around the sun in its elliptical orbit. ये ग्राफ कह रहा है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, हो ही नहीं सकता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब है कि कुछ कभी इस कभी जो दूरी है, अगर मैं d1 मानूं, उसको मैं d2 मानूं, सो d1 विल नॉट बी इक्वल टू d2, राइट? तभी तो इलिप्स बनता है। इलिप्स ऐसा होता है इसलिए, समझ रहे हो? ये बीच में सन होता है, ये और ये जगह होती है, इनमें सन के हम लोग क्लोज होते हैं, अर्थ, एंड दिस इज फार अवे। अब इसको पेरीहीलियन एपीहीलियन शायद बोलते थे, बेसिकली आई डोंट रिमेम्बर इट राइट नाउ। इसको बोलते थे शायद एपीहीलियन, इसको पेरीहीलियन। याद नहीं, मैंने 8th क्लास में ज्योग्राफी पढ़ी है लास्ट, तो इसलिए मेरे को आइडिया नहीं है इसका। तो ऐसा कुछ होता था। तो बस इतना समझ लो, इलिप्स है तो इसका मतलब कि डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है बेसिकली। ग्रेविटेशन पुल ही तो लगा रहे हैं हम लोग, ये सन जो है अर्थ की ग्रेविटेशन पुल लगा रहे हैं ना। तो ये डिस्टेंस डी आपको जो एनर्जी है वो Gm1m2/r होता है ना, Gm1m2/d। तो इट डिपेंड्स ऑन डी। सो अगर डी तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है तो आपकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। दो बात। तीसरी बात, काइनेटिक एनर्जी कभी जीरो होगी ही नहीं। आप पूरे थ्रू आउट योर इलिप्स यू आर ऑलवेज मूविंग on your path, right? So the kinetic energy of Earth is never equal to zero. Wrong. Here also, sign कर wrong. So basically ये हम लोग का सही पार्ट है। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तो हो रही है, ऑलराइट, लेकिन वो कभी भी जीरो नहीं हो रही है। और एक सिंपल से, जैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट पे जाके मैक्स हो रही है, तो उसके अपोजिट दूसरी पॉइंट पे आके उल्टी भी हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी v थी तो इधर वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन। तो पूरा सर्कल जब आधा एलिप्स को उन्होंने कवर कर लिया है, तो काइनेटिक एनर्जी उतने ही मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ऑलराइट, सो दिस इज द करेक्ट। सो आज यहीं तक रखते हैं, एंड वील कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम